दोस्तों 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के कई देश भारत में व्यापार करने के लिए मरे जा रहे थे। भारत में मौजूद मसालों और कपास की मांग यूरोपीय बाजारों में इतनी थी कि इसकी नीलामी में व्यापारी एक दूसरे के खिलाफ तलवार तक उठाने लग गए थे। शुरुआती दौर में यूरोपीय व्यापारी ये सामान अरब के व्यापारियों से खरीदते, जहां मुनाफा थोड़ा कम होता। ऐसे में उनकी सोच सीधे भारत से व्यापार करने की थी, जिससे वे ज्यादा मुनाफे के साथ चीजें यूरोप की बाजारों में बेच सके। इसलिए उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए नए समुद्री रास्ते की खोज करना शुरू कर दिया। यूरोप में इस पीरियड को एज ऑफ डिस्कवरी यानी खोज का काल कहा गया। इस रेस में सबसे आगे थे स्पेन, फ्रांस, डच और पुर्तगाल। उस वक्त ब्रिटेन की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। 16वीं शताब्दी के अंत तक वे व्यापार के नाम पर ज्यादातर स्पेनिश और डच जहाज़ों पर ही निर्भर रहा करते। साल 1498 में एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा ने समुद्री रास्ते से पहली बार भारत की भूमि पर अपना कदम रखा। उसके इस कदम ने यूरोप में मौजूद पुर्तगाल भारत में व्यापार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। फिर क्या था, पुर्तगाल के बाद भारत में व्यापार करने की मानो यूरोपीय देशों में होड़ सी लग गई। इनमें से ब्रिटेन की समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने की कहानी शुरू होती है 1577 में। ये वो वक्त था जब एक ब्रिटिश नाविक फ्रांसिस ड्रेक अपने जहाज समेत समुद्री यात्रा करने निकल पड़ा। मकसद था सुदूरपुर जाकर व्यापार करना। इसके लिए उसने साउथ अमेरिका की तरफ यात्रा करने की योजना बनाई, जहां से स्पेनिश जहाज सोना भर कर लाया करते थे। इस यात्रा के दौरान फ्रांसिस ने जवा और मलाको के द्वीपों पर अपना डेरा डाला। उस वक्त मलाको द्वीप को मसालों का द्वीप भी कहा जाता था, जहां से फ्रांसिस ने काफी मसाले खरीद लिए। इसके बाद 1580 में उसने अपना सफर वापस ब्रिटेन की तरफ मोड़ा। जब वो ब्रिटेन पहुंचा तब वहां के लोग मसालों के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। ऐसे में फ्रांसिस ने यह दावा किया कि वे इन मसालों को मीट प्रिजर्वेशन यानी गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया तब वाकई में ये मसाले गोश्त को प्रिजर्व करने के लिए काम आ रहे थे। फिर क्या था, रातों रात फ्रांसिस के पास मौजूद उन मसालों की कीमत दुगनी हो गई। ब्रिटेन के व्यापारी उसे मुंह मांगी दामों पर खरीदने लगे। फ्रांसिस की उस यात्रा ने उसे ब्रिटेन में रातों रात हीरो बना दिया। ये बात तो ब्रिटिश व्यापारी भली भांति जानते थे कि मसालों का ज्यादातर उत्पादन भारत में होता है, मगर भारत से सीधे व्यापार करना उनके लिए उस वक्त मुश्किल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से नामुमकिन था। उस वक्त स्पेन, डच और पुर्तगाल इस रेस में सबसे आगे थे। साथ ही साथ इन तीनों में भारत के साथ व्यापार को लेकर आपस में कई मतभेद भी थे। ऐसे में एक और कॉम्पिटिटर का मैदान में उतरना उन्हें कतई मंजूर न था। मगर किस्मत साथ दे तो बड़े से बड़ा मुकाम भी आसानी से पार हो जाता है। ब्रिटेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन ब्रिटिशर्स को स्पेन का एक जहाज समुद्र में लावारिस अवस्था में दिखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह जहाज किसी भारी हमले का शिकार हुआ है और भटक कर ब्रिटेन की समुद्री सरहद तक आ गया है। जहाज पर खोज करने पर यह पता चला कि उसमें कुछ टन सोना और मसाले भरे पड़े हैं। साथ ही साथ कुछ क्रू मेंबर्स की लाशें भी थी जो मृत अवस्था में जहाज पर पड़ी हुई थी। जब सारी खोज पूरी हुई तब एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कुछ दस्तावेज जहाज में मिले। दरअसल ये एक सी रूट मैप था। डीप स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये समुद्री रास्ता यूरोप से भारत की ओर जाता है। ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत से आए मसालों का स्वाद चखा था। ऐसे में उन्हें मिला ये नक्शा उन्हें भारत की तरफ न्योता दे रहा था। इसी के चलते ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग खड़ा हुआ, जो आगे चलकर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को भारत जाने की मांग करने लगा। साल 1596 आते आते रानी एलिजाबेथ ने अपने व्यापारियों की इस मांग को पूरा करते हुए भारत जाने की अनुमति दे डाली, जिसके तहत इसी साल ब्रिटेन के 3 जहाजों ने भारतीय महाद्वीप का रुख किया। इन जहाजों के कप्तानों को इतनी बड़ी और लंबी यात्रा का कभी अनुभव नहीं था। ऐसे में तीनों जहाज रास्ते में कहीं भटक जाते हैं और समंदर में खो जाते हैं। इस हाल में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को अब जरूरत थी किसी ऐसे अनुभवी कप्तान की जो उन्हें ब्रिटेन से भारत तक की यात्रा के लिए सफलता दिलाए।
ऐसे में उन्होंने इस सफर के लिए कैप्टन राल्फ फिंच को चुना। कैप्टन फिंच इससे पहले मेसोपोटामिया और पर्शियन खाड़ी की यात्रा कर चुके थे, लिहाजा एलिजाबेथ को फिंच ही इस सफर के लिए सबसे योग्य लगे। साथ ही एलिजाबेथ ने ब्रिटेन में मौजूद व्यापारी समूह को एक संगठन में बांधकर भारत में एक व्यापार करने का एकाधिकार भी दे दिया था। इसी बीच इस कंपनी को नाम भी दिया गया, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यही कंपनी आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाने लगी। भारत में इसे कंपनी बहादुर के नाम से बुलाया करते। कैप्टन फिंच के नेतृत्व में कंपनी की ओर से 1601 में जेम्स लैंकस्टर को भारत भेजा गया। इस यात्रा के दौरान लैंकस्टर ने इंडोनेशिया में कंपनी के कई ट्रेड सेंटर स्थापित किए। 1603 आते आते ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद राजा बने जेम्स सिक्स ने भारत के साथ व्यापार करने की मंशा को बहुत ही सीरियसली लिया। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए अधिकारों को बरकरार रखते हुए भारत की ओर यात्रा करने में दूसरा कदम उठाया। 1607 के साल में ब्रिटेन से दोबारा भारत के लिए 3 जहाज भेजे गए। इन जहाजों में से एक का कप्तान था विलियम हॉकिंस। 24 अगस्त 1608 के दिन विलियम हॉकिंस ने भारतीय महाद्वीप पर अपना पहला कदम रखा। वो भारत में समुद्री रास्ते से आया पहला ब्रिटिश नागरिक था। हॉकिंस ने अपने जहाज का लंगर सूरत की बंदरगाह पर डाला था। ऐसे में वो भारत तक तो पहुंच चुका था, मगर उसका आने वाला सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला था। उस वक्त स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारी मुगल बादशाह की मदद से भारत में अपना व्यापार पूरी तरह जमा चुके थे। साथ ही उनका भारत के सभी पश्चिमी बंदरगाहों पर भी पूरी तरह से कब्जा था। ऐसे में हॉकिंस के पास बस एक ही रास्ता था कि वो जैसे तैसे आगरा पहुंचे और वहां पहुंचकर मुगल बादशाह से व्यापार करने की अनुमति मांगी। लिहाजा वो सूरत में मौजूद कुछ अन्य यूरोपीय व्यापारियों को रिश्वत देता है और उनसे आगरा पहुंचने का रास्ता पूछता है। उस वक्त मुगलों की गद्दी पर एक शराबी और सनकी बादशाह बैठा करता था, नाम था जहांगीर। हॉकिंस जैसे तैसे 16 अप्रैल 1609 को मुगल दरबार पहुंचा, जहां उसने दरबार में जहांगीर को अपने राजा जेम्स का संदेश सुनाया। साथ ही साथ उसने बादशाह को खुश करने के लिए कई तोहफे दरबार में पेश किए थे, जिसे देखकर जहांगीर बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत हॉकिंस को दरबार में एक राजदूत के तौर पर शरीफ होने का न्योता दिया, जिसे हॉकिंस ने बिना किसी देरी के अपना लिया। हॉकिंस और जहांगीर उस समय के बहुत बड़े शराबियों में से एक थे। ऐसे में दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी होती गई। हॉकिंस की मंशा थी कि वो किसी भी तरह जहांगीर को व्यापार करने के लिए मना ले, इसलिए उसने मुगल दरबार में मुगल पोशाक पहनना शुरू कर दिया, जिससे वो बादशाह के और भी नजदीक आ सके। अपने डेली डायरी में हॉकिंस ने जहांगीर का वर्णन करते हुए लिखा है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जहांगीर पैसा, सोना और बल के हिसाब से पूर्व के सबसे ताकतवर सम्राटों में से एक है। पहली नजर में लगता है कि सब उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार के पीछे की असलियत है जनता में उनका खौफ। जहांगीर अपने सल्तनत में एक सन की बादशाह के नाम से जाना जाता। वो केवल हल्के से शक पर भी अपने निकटतम सरदार को मौत के घाट उतार देता। एक दिन की बात है जहां मुगल दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था और हॉकिंस भी उस दरबार में शरीक था। ऐसे में किसी सैनिक ने उठ खड़े हो बादशाह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। बादशाह को उस सैनिक की बात पूरी तरह से बेबुनियाद लगी। साथ ही साथ उसने इस मामले को पर्सनली लेते हुए उस सैनिक को भूखे शेर के सामने डालने का आदेश दिया। दरबार में मौजूद हॉकिंस इस सारे वाकया का चश्मदीद था। ऐसे में वो बादशाह से बात करते हुए पूरी तरह चौकन्ना रहता। क्या पता बादशाह किसी बात पर उससे नाराज हो जाए और उसे उस सैनिक की तरह ही भूखे शेर के सामने डाल दे। बातों बातों में हॉकिंस ने कई बार जहांगीर से व्यापार के मसलों पर बात करने की कोशिश की, मगर जहांगीर इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। वे अकबर की छोड़ी हुई विशाल रियासत के मालिक थे। ऐसे में ब्रिटेन के साथ व्यापार करना उन्हें बहुत कमजोर सौदा लगा। आगे चलकर दरबारियों द्वारा हॉकिंस और जहांगीर के बीच दरार लाने की कोशिश की गई, जिसके चलते मौके की नजाकत को देख हॉकिंस ने भारत से निकल जाना ही बेहतर समझा। हॉकिंस निराशा भरी अवस्था में भारत से इंग्लैंड रवाना हुआ, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
उसके क्रू मेंबर्स ने उसकी डेली डायरी और कुछ सामान को आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। हॉकिंस की इस असफल यात्रा को देख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक और राजदूत को भारत की ओर भेजा। नाम था थॉमस रो। थॉमस रो ने हॉकिंस की डायरी पढ़ी थी, जिसे उसे ये पता चला कि मुगल बादशाह जहांगीर सनकी होने के साथ साथ बेहद शराबी है। वो एक दिन में 16 से भी ज्यादा शराब के प्यालों को पी जाता है, जिससे उसे खड़े होने में भी दिक्कत होती है। उस वक्त ब्रिटेन की गलियों में शराबों का व्यापार अपने चरम पर था। ऐसे में थॉमस रो तोहफों के तौर पर शराब की कई शीशियां बादशाह के सामने पेश करता है। जब जहांगीर ने इन विलायती शराब को देखा तब वो खुशी से पागल हो गया। आगे चलकर थॉमस रो और जहांगीर के बीच इसी के चलते गहरी दोस्ती हुई। इन शराब का स्वाद बादशाह को इतना पसंद आया कि उसने खुशी खुशी ब्रिटेन को भारत में व्यापार करने की सहूलियत दे डाली। इसके तहत अब ब्रिटेन भी भारत के बंदरगाहों से व्यापार कर सकता था। थॉमस रो और जहांगीर के समझौते में यह तय हुआ कि भारत से व्यापार करने के बदले में ब्रिटेन के उत्पाद भारत लाए जाएंगे, लेकिन जहांगीर को इस बात का होश नहीं था कि ब्रिटेन में ऐसी किसी भी चीज का उत्पादन होता नहीं है जिसका व्यापार भारत की सरजमी पर हो सके। उसे बस शौक था उन कीमती शराबों का, जिसके चलते उसने ब्रिटेन को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे डाली थी। जहां पुर्तगाल अपनी सारी ताकत युद्ध कौशल और व्यापार पर खर्च करते थे, वहीं ब्रिटेन ने समझ लिया था कि राजनीतिक सूझबूझ से वे भारत में व्यापार साम्राज्य बढ़ा सकते हैं। थॉमस रो की उस सफलता के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक कर भारत के कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपनी व्यापारी केंद्र स्थापित किए और धीरे धीरे भारत में सबसे बड़ी इंपीरियल पावर के नाम से पहचान में आने लगे। कंपनी की इस सफलता को आप क्या कहेंगे? जहांगीर की बेवकूफ़ी या फिर थॉमस रो की चालाकी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, जहांगीर के इस पियक्कड़ रवैये की वजह से उसे दरबार में उपस्थित रहना पूरी तरह से मुश्किल हो गया था। ऐसे में उसकी एक बेगम ने जहांगीर के बदले कई सालों तक दरबार को चलाया था। इंडियन मिडिवल हिस्ट्री ने द आयरन लेडी ऑफ मुगल एम्पायर के नाम से जानती है। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि उस लेडी का यानी उस बेगम का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।